अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट MBBS बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड, और उसका टॉपिक हम लोग नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है ये देख रहे हैं। तो बॉडी के अंदर ना देखें प्रोटीन्स बनती हैं, तो उनमें ना 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो सारी प्रोटीन्स बना लेते हैं। लेकिन उसके अलावा ना कुछ और भी अमाइनो एसिड होते हैं जो हमें बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो उन अमाइनो एसिड को हम लोग कहते हैं कि वो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, यानी स्टैंडर्ड वो जो प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल होंगे, और नॉन स्टैंडर्ड वो जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में नहीं हो रहे। तो अब हम उन्हीं अमाइनो एसिड्स को देखेंगे जो कि नॉन स्टैंडर्ड है। इनके अंदर आ जाते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, यानी कि देखें जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है ना उनके कुछ डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। किस तरह से, जब उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं, या उसके अलावा नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि वो जो कि इंडिविजुअली बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड की फॉर्म में मिल रहे हैं, या फिर उसके अलावा डी अमाइनो एसिड भी कुछ कुछ जो है वो हमें मिल जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो एल अमाइनो एसिड होते हैं ना हमारे अंदर, पर अगर कुछ डी फॉर्म्स आ जाएंगी तो फिर वो भी जो होंगी वो भी फिर नॉन स्टैंडर्ड के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, अब इनके अंदर यहीं से हम बुक से देखते जाते हैं। बुक के अंदर जो है एक टेबल बनी हुई है ऊपर, आप इस टेबल को भी बेशक देखिएगा। इसके अंदर सबके जो है ना फंक्शंस लिखे हुए हैं, और फिर उसके अलावा जो है ना नीचे टेक्स्ट के अंदर अगर हम लोग देखें, टेक्स्ट के अंदर हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम उनको अमाइनो एसिड को देखेंगे जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो है वो प्रोटीन्स उन्होंने बना ली। लेकिन क्या होता है कि जब वो प्रोटीन फॉर्मेशन हो गई ना, अब उसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद उनके अंदर ना कुछ चेंजेस आएंगे जिन्हें हम लोग मॉडिफिकेशंस कहते हैं, या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं वो। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन होने के बाद जो उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो उनके अंदर ना कोलेजन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट प्रोटीन है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि ये इसके अंदर कुछ हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे, क्योंकि ये एक प्रोटीन है तो इसमें अमाइनो एसिड होंगे। तो इसमें हमें मिलता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन। ठीक है, अब देखें है तो प्रोलीन और लाइसिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, लेकिन इन अमाइनो एसिड के अंदर क्या हुआ कि प्रोलीन में 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन हुई, यानी OH ग्रुप ऐड हुआ, तो ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन बन गई। और जो लाइसिन है ना उसमें 5th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ, तो इस तरीके से ये बन गया उसकी डेरिवेटिव। अब ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड हैं जो कि चेंज है स्टैंडर्ड से, तो इन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड कहेंगे इस वजह से, क्योंकि इनमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुई है। फिर स्टोन का बताया हुआ है, तो स्टोन भी DNA में प्रोटीन होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर ना क्या होता है, कभी कभी मिथाइलेशन हो जाती है, फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, एसिटाइलेशन हो जाती है, यानी हिस्टोन प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड्स हैं। उन अमाइनो एसिड के अंदर अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड हो रहा है, या फिर उसके अलावा एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो इस तरीके से उनकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी और वो एक डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बन जाएंगे। फिर बताया हुआ है कि एक है गामा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड, ये जो है ना ये हमें प्रोथ्रोम्बिन होता है, क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे मिलता है गामा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड। तो ये है प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेनली ये प्रोथ्रोम्बिन के अंदर हमें मिलता है। तो ये भी देखें ग्लूटामिक एसिड है, उसकी कार्बोक्सिलेशन हुई हुई है गामा पोजीशन के ऊपर, तो ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। फिर देखें पेप्टिडल अमाइनो एसिड इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये क्या होता है कि क्या हुआ कि जो है ना जो है पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो गई ना बॉडी के अंदर, राइबोसोम में प्रोटीन बना, तो उसके बाद जो वो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड्स है ना उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आएंगी या कुछ चेंजिंग्स आएंगी। ठीक है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब या आप खुद समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन हम किस प्रोसेस को कहते हैं। तो ट्रांसलेशन होने के बाद उनमें मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, और मॉडिफिकेशन कौन करवाएगा? ट्रांसलेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेवल पे। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेवल से आगे जाता है गोल्गी एपरेटस के बाद, तो उस लेवल पे होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसमें अब क्या होगा कि देखें जो है पेप्टाइडल, मतलब जो पेप्टाइड के अंदर प्रोलीन प्रेजेंट है, लाइसिन प्रेजेंट है, ग्लूटामेट प्रेजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे मॉडिफिकेशन के बाद हाइड्रोक्सीप्रोलीन में, हाइड्रोक्सीलाइसिन में, या गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट में, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। और किस तरह से हुए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर मिथाइलेशन आ जाएगी, एसिटाइलेशन आ जाएगी, फॉस्फोराइलेशन आ जाएगी, और अगर फार्माइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो फार्माइलेशन हो जाएगी। फिर अब बताया हुआ है कि ये जो मॉडिफिकेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है मॉडिफिकेशन इसलिए होती है क्योंकि जो है ना एक्टिविटी जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो अमाइनो एसिड है ना उसमें मॉडिफिकेशन हो। फॉर एग्जांपल जो लाइसिन है ना वो कोलेजन के अंदर एक्टिव नहीं है, वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा, तो कोलेजन को हमें जो है ना फंक्शनिंग बनाने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी, ताकि उसका फंक्शन जो है वो किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो। तो इसलिए बताया फंक्शन, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती हैं। फिर है नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, यानी वो अमाइनो एसिड जो फ्रीली होते हैं, जो कि किसी प्रोटीन का पार्ट नहीं होते। ठीक है, अब क्या है कि ये किसी प्रोटीन में नहीं मिलते और ये कोई बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है ये है कि टेबल 4.2 है ना, तो उसके अंदर ये देखें, ये है ना, ये जितने भी
या आप देख सकते हैं इसमें ऑर्निथिन आ गया, सिट्रोलिन आ गया, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आ गया, इनके सबके फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है कि डी अमाइनो एसिड जो है ना, डी अमाइनो एसिड उनके अंदर ये है कि देखें हमारे बॉडी में मोस्टली एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ना डी अमाइनो एसिड भी आते हैं। तो वो कहाँ पे हमें मिलते हैं, वो हमें एंटीबायोटिक्स के अंदर मिल रहे हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स में बताया हुआ है एक्टिनोमाइसिन है, ठीक है। उसके अलावा जो है वेलिनोमाइसिन है, ग्रामेसिडिन है, तो इनके अंदर ना हमें डी अमाइनो एसिड मिलते हैं। उसके अलावा डी सीरीन और डी एस्पार्टेट जो है वो ब्रेन टिश्यू में मिलते हैं। डी ग्लूटामिक एसिड होता है और डी एलेनिन है, ये हमें बैक्टीरियल सेल वाल में मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कुछ ड्रग्स के तौर पे यूज़ होते हैं। तो ड्रग्स के अंदर जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उनमें पेनिसिलामाइन आ जाता है, ठीक है। ये पेनिसिलामाइन जो है ना, ये पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन, ठीक है, फार्मा के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज ऐसे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा आप लोगों को। तो पेनिसिलिन जो है उसका एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, दैट इज़ पेनिसिलामाइन। और ये क्या करता है, ये हम लोग क्या करते हैं, विल्सन डिजीज़ होती है ना, उसके अंदर हम लोग इसको थेरापी के तौर पे यूज़ करते हैं, चिलेशन थेरापी। अब होता क्या है कि विल्सन डिजीज़ है ना, इसमें ना कॉपर जो है ना, वो बॉडी के अंदर कॉपर को जो कैरी करते हैं ना बॉडी के अंदर कैरियर्स, वो इम्पेयर हो जाते हैं। तो कॉपर की ट्रांसपोर्ट नहीं होती और कॉपर बॉडी में अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर जब अक्यूमुलेट होगा ना, तो उस डिजीज़ को कहेंगे विल्सन डिजीज़। तो विल्सन डिजीज़ के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, ये पेनिसिलामाइन है, इसको देते हैं। तो पेनिसिलामाइन जितना भी कॉपर होता है ना बॉडी में ऐसे घूम फिर रहा है आज़ाद तरीके से, उसको अपने साथ अटैच करवा लेता है। अटैच करवा के, और वो अटैच जो होता है ना, उससे हम चिलेशन कहते हैं, यानी अपने साथ बाइंड कर लेता है। और फिर इस वजह से कॉपर जो है उसका मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, फ्री जो ब्लड के अंदर है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये है कि एन एसिटाइल सिस्टीन, तो ये जो है सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ होती है, उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। और रीनल इनसफिशिएंसी है, अगर किडनीज़ का मसला है तो उसके अंदर भी हम इसे यूज़ करेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। फिर गाबापेंटीन का बताया हुआ है, तो गाबापेंटीन जो है ना, वो जो है हम उसे एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर ये सारी रट्टे वाली चीज़ें हैं ना, तो इनको बस जल्दी जल्दी बंदा देखता जाता है। फिर पोटेंशियली टॉक्सिक अमाइनो एसिड, यानी वो अमाइनो एसिड अभी तक तो हमने देखे थे कुछ ड्रग्स के तौर पे यूज़ हो रहे थे, कुछ वैसे जो है फंक्शनिंग के तौर पे, स्टेबिलिटी के तौर पे यूज़ हो रहे थे, लेकिन ये जो है ना, ये टॉक्सिक अमाइनो एसिड है। अब क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ना कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हम लोग जब इंटेक करते हैं तो हमारे अंदर आकर वो हो जाते हैं टॉक्सिक। तो उनके अंदर से आ गए एक जो है एल होमो आर्जिनिन, और एक आ गया बीटा एन ऑक्सिलाइल डाई अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। ये दो आ गए अमाइनो एसिड, ये टॉक्सिक होते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये लेथेरस जो है ना, लेथेरस सीड होते हैं ना, उनके अंदर ये हमें मिलते हैं। तो अब जब हम इन्हें इंटेक करते हैं तो ये टॉक्सिक है हमारे लिए, तो ये लेथेरिज्म करते हैं। और ये जो डिजीज़ है ना, इसमें क्या होता है कि लोअर लिम्ब का कंट्रोल जो होता है ना, वो मतलब जो है बंदा लॉस्ट कर देता है लोअर लिम्ब का कंट्रोल, तो वो ख़त्म हो जाता है लोअर लिम्ब का कंट्रोल। तो फिर उसके बाद ये है कि लेथेरस सीड जो होते हैं उनके अंदर एक और भी अमाइनो एसिड होता है, जिसे हम लोग अल्फा गामा डाई अमाइनो ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्निथिन का एनालॉग है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऑर्निथिन के जैसा है देखने में। तो जो बॉडी के अंदर ऑर्निथिन साइकिल चल रही होती है, या जैसे हम लोग यूरिया साइकिल कहते हैं, जिसकी मदद से जितनी एक्स्ट्रा अमोनिया होती है, यानी हमारी बॉडी में अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है, अमोनिया को इरेडिकेट करने के लिए यूरिया साइकिल चलती है, जिसकी मदद से अमोनिया बॉडी से निकाल दी जाती है। अब क्या होगा कि यूरिया साइकिल के अंदर ना ऑर्निथिन यूज़ होता है अमोनिया को निकालने के लिए, जो हम लोग मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं अमाइनो एसिड। तो अब ये ऑर्निथिन तो यूज़ हो रहा है, जिसकी मदद से अमोनिया बॉडी से बाहर निकल रही है। लेकिन जैसे ही हमने लेथेरस सीड खाए तो उसमें आ गया डाई अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, तो ये क्या करेगा, ये यूरिया साइकिल में जाके ऑर्निथिन की जगह पे लग जाएगा, और वहाँ पर फिर जाहिर सी बात है यूरिया साइकिल तो नहीं चल पाएगी ना, वो तो ऑर्निथिन से चलेगी। तो उसकी वजह से अमोनिया जो है ना, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, और उस तरीके के हमें कंडीशंस और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। फिर एक और बताया हुआ है एल बीटा मिथाइल अमाइनो एलेनिन, ठीक है। ये साइकेड सीड्स होते हैं, उनमें मिलता है, और न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी कि इसके सीएनएस के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं। अब क्या होता है कि ये भी कहा जाता है कि इसको लेने की वजह से जो है ना, हमें न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है ना, वो होने लग जाती हैं, जैसे पार्किंसन हो गया, डिमेंशिया हो गया, और मायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है ना, इस तरीके की डिजीज़ जो हैं वो जो है साइकेड सीड्स को इंटेक करने की वजह से मिथाइल अमाइनो एलेनिन जो है वो कॉज कर देता है। तो ये एक रट्टे वाला टॉपिक था, और अगर इसमें से आपको कुछ ना समझ आए तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा फ़िलहाल के लिए इतना, फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।